हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का पुनः इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में प्ले स्टोर से। और इसके साथ ही जुड़ जाते हैं आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और ऑप्शनल सब्जेक्ट में मानव विज्ञान की कक्षाएं ले रहा हूँ हिंदी माध्यम से फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी में जो है लिखिएगा, अनअकैडमी के द्वारा जो है जीएस सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन चलाए जा रहे हैं और कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में आपको जो है कोर्सेज जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ्स के लिए हैं। और इस कोर्स में आप एडमिशन मेरा UGM10 के साथ लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट मिलता है। इसी प्रकार जो है जीएस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जो 1 मंथ के लिए 36 मंथ के लिए है। उसमें भी आप मेरा कोड UGM10 के साथ सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या होता है, 10% का छूट मिल रहा है। क्लियर चीजें। यूपीएससी द्वारा रिसेंटली जो है अभी 2021 प्री को टारगेट कर जो है कोर्स चलाए जा रहे हैं। और यह कोर्स जो है बाइलिंगुअल है। और इस कोर्स को ज्वाइन कर अपनी तैयारी को आप एक नई दिशा दे सकते हैं। इसी के साथ 2022 और 2023 के लिए भी कंप्लीट जीएस बैचेस जो हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, जो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी मीडियम में हैं और इंग्लिश। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर आप अपनी तैयारी को टॉप एजुकेटर के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अभी देखिए यूपीएससी जो है अभी जो है कम्बो सब्सक्रिप्शन जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ऑफर किया है। और यह जो है 1 साल के लिए जैसे है, एक्चुअल प्राइस जो है 77,000 है। 2 इयर्स के लिए जो 1,22,12,000 रुपया है और 3 इयर्स के लिए 1,40,000 रुपया है। इसमें कुछ डिस्काउंट दिया गया है लगभग 14% का। देख सकते हैं जो 77,000 है तो डिस्काउंट के साथ क्या पड़ेगा, वो 70,000 के आसपास पड़ेगा 1 साल के लिए। ठीक है। 2 साल के लिए अगर 1,12,000 है तो 99,680 रुपया पड़ रहा है। 3 साल के लिए 1,40,000 है तो 1,20,200 रुपया पड़ रहा है। तो आप तो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर चीजें तो बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ 2020 कॉम्बो ऑफर जो है यूपीएस प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के लिए है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी तैयारियों को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है, हम अपने मूल टॉपिक की ओर आते हैं। हमारा जो अगला क्लास है, तो ये सेशन जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर संघ की न्यायपालिका, मतलब हम यूनियन जो भाग 5 पढ़ रहे थे, संविधान का जो हम भाग 5 पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, हमने कार्यपालिका देखा। ठीक है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति राष्ट्रपति, फिर हमने क्या देखा, विधायिका देखा। फिर पार्लियामेंट के संदर्भ में हमने पूरा पार्लियामेंट, आर्टिकल वाइज और पार्लियामेंट्री प्रोसेस को हमने पार्लियामेंट्री जो प्रक्रियाएं हैं उन सबके संदर्भ में हमने पढ़ा। ठीक है। और फिर चीजें तो इस कड़ी में अगला जो हमारा चैप्टर होता है वो क्या होता है, न्यायपालिका होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में पढ़ा है, संघ की न्यायपालिका। तो संघ की जो न्यायपालिका है, क्या उससे क्या मतलब है, सुप्रीम हम पढ़ रहे हैं। फिर चीजें आज हम जो है सुप्रीम पर स्टडी करेंगे। आज आज का जो क्लास होगा उसमें मैंने 2 सेक्शन बना कर रखा है, क्योंकि जो पिछले क्लास किया था राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति से संदर्भ में जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट पढ़ने के बाद उसमें जो दूसरा होगा वो है एमसीक्यू होगा। ठीक है, आप इसको देखिएगा, जो न्यू कमर्स है, जो बच्चे अपनी तैयारी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं, वो एम और राष्ट्रपति मेरे साथ पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चंस को आप देखिएगा और अब मैं आपकी रिप्लाई उसमें चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है हम संघ की क्या करते हैं, न्यायपालिका को स्टार्ट करते हैं। संघ की न्यायपालिका को हम पहले देखते हैं कि न्यायपालिका क्या है, फिर आर्टिकल वाइज जो आपका 100 आर्टिकल 154 आर्टिकल 145 तक जो है वह न्यायपालिका को जगह दिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का संगठन, सुप्रीम कोर्ट में जजेज, उनके अपॉइंटमेंट क्या क्या योग्यता है, कौन व्यक्ति भारत का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश कौन होता है। ठीक है, और क्या ना, और सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं,
इन सब चीज़ों को हम पहले देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा पार्ट होगा न्यायपालिका के संदर्भ में, वहाँ पे जो न्यायपालिका के संदर्भ में जो है, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है, उसको हम देखते हैं। जैसे है जुडिशरी एक्टिविज्म क्या होता है, ठीक है? रिट्स क्या होते हैं और पीआईएल क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम देखते हैं संघीय न्यायपालिका। हम आर्टिकल वाइज ट्रीट करेंगे, आर्टिकल 120 पर 147 तक। और फिर हम क्या देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संघीय न्यायपालिका को हम देख रहे हैं, तो संघीय न्यायपालिका संबंधी जो है आर्टिकल है, क्या आप लोगों को पहले स्क्रीन में बताया था, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 जब वो क्या है, संघ की न्यायपालिका के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो संघ की न्यायपालिका की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। वैसे हमारे संविधान में कैसी व्यवस्था है, हमारे संविधान में व्यवस्था है, हमारे जो न्यायालय व्यवस्था है, कैसा न्यायालय व्यवस्था है, वह एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। कैसा न्याय न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे जो न्याय, जैसे हमारा जो संघ न्यायपालिका जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, राज्यों के लिए क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं ना। अधीनस्थ न्यायालय जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे के कोर्ट आते हैं। इन तीनों जो जुडिशरी हमारे सिस्टम है क्या है, वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी को हम सेपरेट करके नहीं देख सकते, हम किसी को सेपरेट करके हम नहीं दे सकते हैं। वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एकीकृत न्याय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत के के संदर्भ हम देख रहे हैं, तो भारत की जो जुडिशरी है, वो कैसी जुडिशरी है, भारत की जुडिशरी जुडिशरी जो है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, क्या है, एकल और एकीकृत न्याय व्यवस्था। कैसा है यह, एकल और एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और तीनों स्तरों की न्यायपालिका किससे जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी है। क्लियर चीज है ये। तो भारत के न्यायपालिका के संदर्भ में हमेशा जो पहला विचार आएगा, तो वह क्या होगा, भारत की जो न्याय व्यवस्था है कैसा है, वह एकीकृत और कैसी है, यूनिफाइड है। तीनों स्तर की न्यायपालिका किससे जुड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्लियर चीजें। तो पहला जब भी हम न्यायपालिका पढ़ते हैं, इस पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भारत की न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है और कैसी है, और एकल और एकीकृत है, यूनिफाइड है। क्लियर चीज है ये। और तीनों ही स्तर की न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए हम जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं, तो हम सीधे किसी भी मामले हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हमको क्या होता है, नीचे के अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट आने की हमारी व्यवस्था है। ऐसा हमारा क्या है, जुडिशरी सिस्टम बना हुआ है। और इसी जुडिशरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड सिंगल और यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम या न्याय व्यवस्था कहते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो दूसरा चीज बात आता है कि वास्तव में हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, तो जजमेंट करना काम होता है, बिल्कुल बात सही है। तो इसके अलावा और क्या काम होता है सुप्रीम कोर्ट, तो देखिएगा चीजों को। उच्चतम न्यायालय संविधान का भी रक्षक है, हमने पढ़ा था ना, मूल अधिकार जब हम करा रहे थे, तो संरक्षक किसको संविधान ने मूल अधिकारों का संरक्षक किसको घोषित किया है, किसको घोषित किया है, सुप्रीम कोर्ट किया किया है। इसका अंतिम निर्णय है, एवं इसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। इस प्रकार ये संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखता है, ठीक है। तो न्यायालय क्या करता है, उच्चतम न्यायालय क्या है, संविधान का क्या है, यह अभिरक्षक है, संरक्षक है। क्लियर चीजें। देखिएगा नेक्स्ट, अगर संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच आपसी कोई विवाद हो जाता है, उसका मध्यस्थता कौन करता है, यह एपिलिएट जुरिडिक्शन है। मतलब आगे हम बढ़ रहे हैं इस चीजों को, मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या है, यह सुप्रीम कोर्ट का जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है, क्या है यह, ये बात आता है कि संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है, तो इसका क्या हो जाता है, यह इसकी मध्यस्थता करने का काम कौन करता है, वो करता है सुप्रीम कोर्ट करता है। इसका इंटरप्रेटर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। अगर किसी राज्य में दूसरे राज्य के साथ या बहुत सारे राज्यों का आपस में या राज्य का यानी राज्य का संघ के साथ या एक से अधिक राज्यों का संघ के साथ किसी विषय पर विवाद है, उन मामलों का सुनवाई जो है डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है इसको, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट क्या है? यह संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? यह संविधान का संरक्षक है। यह मूल अधिकारों का संरक्षक है। और ये क्या है? यह संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे सिविल मामला हो, चाहे वो आपराधिक मामला हो, ठीक है, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे वो आपराधिक मामला हो, सभी में, चाहे वो सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, सभी में देखिएगा, अपील के लिए सभी मामलों में अंतिम अपीलिएट कौन है? अंतिम अपील करने के लिए क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। सिविल मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, चाहे संवैधानिक मामला हो, सभी मामलों में अपील के लिए क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये अपेलिएट जुरिडिक्शन में आता है, क्योंकि आप हाई कोर्ट के बाद ही कहाँ आ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आते हैं। क्लियर चीज है ये। तो चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे संवैधानिक मामला हो, और चाहे वो आपराधिक मामला हो, क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का एपिलिएट जुरिडिक्शन है, कि सभी निर्णय जो है हाई कोर्ट के अगेंस्ट में किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। क्लियर चीजें। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी लोक महत्व के मामले में क्या कर सकता है वह? उसका क्या है? यह सलाही अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, तो राष्ट्रपति को वह सलाह या दे सकता है, लेकिन यह बाध्यता सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होगी। इसको हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी लोक महत्व के मामले में वो राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो क्या है? उच्चतम न्यायालय क्या है? यह एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ। सिंगल और एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ठीक है। न्यायपालिका के कृत्य क्या है? तो न्यायपालिका कृत्य देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का भी रक्षक है। ठीक है। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है। संघ और राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। क्लियर चीज है ये। सिविल मामले में, आपराधिक मामले में, संवैधानिक मामलों में, ठीक है, ये क्या है? इसका अपीलिएट जुरिडिक्शन है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी लोक महत्व के मामलों में यह क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अब देखते हैं। अब बात होता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ना। तो हम बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार केवल किसको है? राष्ट्रपति। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन करता है? वह भारत का राष्ट्रपति करता है। क्लियर चीज है ये। तो भारत का राष्ट्रपति जो क्या करता है? वह सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? एट प्रेजेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 1+30 है। क्लियर चीज है। टोटल कितना हो गया? 31 हो जाती, 31 है। क्लियर है। तो 30 क्या होंगे? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और एक क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या हम जिसको बोलते हैं सीजेआई। क्या बोलते हैं हम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम, मुख्य न्यायाधीश किसका? सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर है। संघीय न्यायालय का क्या है? मुख्य न्यायाधीश। तो एक है, और एक के साथ कितना? 30, 30 30+1। क्लियर चीज है। तो 31 जो है क्या है? जजेस की संख्या है। तो जजेस अपॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट करने का अधिकार किसको है? भारत का राष्ट्रपति को है। क्लियर है। तो और इसी प्रकार क्या करता है वह? सीजीआई की भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है कि सीनियर सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होता है, उनमें से क्या करता है? एक को वो क्या बना देता है? वह सीजेआई बना देता है। तो सबसे पहले व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज जाता है, और जज बनने के बाद वो क्या करता है? जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति रहेगा, उसको क्या करेगा? राष्ट्रपति सीजेआई बनाता है। क्लियर चीजें, व्यवस्था चली आ रही है। तो कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? जज बनने की क्या योग्यता है? सारा ये बातें जो है आर्टिकल 124 के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर चीजें। तो भारत में क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर चीजें। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान एट प्रेजेंट कहाँ है? दिल्ली है। क्लियर चीजें ये। तो सुप्रीम कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट का संगठन कैसा है? सुप्रीम कोर्ट में जो है एक
मतलब जजेस होते हैं, और उसके अलावा एक क्या होता है, चीफ जस्टिस होता है। अभी वर्तमान में जो है कितने जजेस हैं? 31 हैं। एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी क्या है, 30 मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। न्यायाधीशों में से भी ही जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति रहता है, जज रहता है, उसको भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश बना देता है। क्लियर चीजें ये। तो कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यता है? ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके लिए योग्यता क्या है, देखिएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता है, तो पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। कम से कम 5 वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। समझ में आ रहा है? क्या है ये, कम से कम लगातार 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का क्या हो, न्यायाधीश रहा हो, या ठीक है, या कम से कम 10 वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय का एडवोकेट रहा हो। क्लियर चीज है ये। कम से कम लगभग 5 वर्ष तक लगातार हाई कोर्ट का जज रहा हो। एक या एक से अधिक कहीं भी हाई कोर्ट का हो सकता है, लगातार वो 5 वर्षों तक जज रहा हो। या ये या है ना, ये एक साथ नहीं होना चाहिए। या कम से कम 10 वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय का एडवोकेट रहा हो। किसका एडवोकेट रहा हो? उच्च न्यायालय का एडवोकेट रहा हो। या राष्ट्रपति की राय में वो क्या हो, एक पारंगत विधि वेत्ता हो, मतलब एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए राष्ट्रपति की नजर में। मतलब उसको संविधान का, उसको न्याय व्यवस्था का इतना अच्छा ज्ञान होना चाहिए, मतलब वो एक विद्वान होना चाहिए, लॉ एक्सपर्ट होना चाहिए राष्ट्रपति की नजर में। और ऐसे व्यक्ति की सिफारिश जो है, परामर्श जो है, सीजीआई करता है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, सीजेआई से परामर्श लेता है। क्लियर चीज है ये। तो सीजेआई से परामर्श लेकर क्या करता है, जो व्यक्ति 5 वर्ष से लगातार हाई कोर्ट का जज रहा हो, या वह कम से कम 10 वर्षों तक वह हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में वह एक पारंगत विधि वेत्ता हो, तो ऐसे व्यक्ति को सीजेआई के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करता है, वह परामर्श पर राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कर सकता है, जज बना सकता है। क्लियर है? और नेक्स्ट योग्यता क्या, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, ये योग्यता रखता है। और साथ में क्या होना चाहिए, उसकी उम्र की भी योग्यता है। उसका उम्र कितना होना चाहिए, 65 वर्ष से कम होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट का एज क्या है, 65 वर्ष है। तो 65 वर्ष की कम उम्र रहेगा तभी वो बन सकेगा। अगर 65 वर्ष हो गया तो वो अब सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता है। क्लियर चीजें। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक वह उच्च न्यायालय को न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्षों तक वह हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, और या राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, वह या एक पारंगत विधि वेता होना चाहिए, पारंगत विधि वेता होना चाहिए। क्लियर चीजें। और उसकी उम्र कम से कम 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये अर्हताएं हैं, यह योग्यताएं हैं, कोई व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है ना, तो इसमें देखते हैं सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वाधीनता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या संवैधानिक प्रबंध किए गए हैं। एक एक पॉइंट्स को देखिएगा। आपका जो जो भी आर्टिकल है, हम आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में हम देख रहे हैं। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वाधीनता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने क्या उपबंध किए हैं। क्लियर चीज। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या है कि अपना काम जो है वह स्वाधीनता से कर, निष्पक्षता से कर सके, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना हो। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इजी नहीं होना चाहिए, सामान्य नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है,
जस्ट लाइक इम्पीचमेंट बोलते हैं। जस्ट लाइक इम्पीचमेंट नहीं होता, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, एक सरल शब्दों में हम बोल सकते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इसे अपने पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग शब्द जो है केवल महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो जो भी और बाकी हो रहा है, अगर लगभग प्रोसेस उसी के जैसा है, तो हम बोल सकते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर चीजें। तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर हटाना है, तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, उसके अगर किस आधार पर हटाया जा सकता है, उस पर अगर किस प्रकार का आरोप लगा है, या कदाचार का आरोप लगा है, या उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, या कोई अन्य आरोप लगा है, तो इसके लिए क्या बनाना होगा, एक जांच आयोग बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एक जांच आयोग बनाना होगा। क्लियर है। तो जांच आयोग के रिपोर्ट के आधार पर उस रिपोर्ट को कहाँ पेश किया जाता है, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। अगर दोनों सदनों से वह 2/3 बहुमत से वह जो है रिपोर्ट पारित हो जाता है, तो समझा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद से मुक्त हो गया है। ठीक है, उसका पद से क्या हो जाएगा, वह मुक्त हो जाएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो अपने पद से हट जाता है। ठीक है। तो इसको क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वाधीनता निश्चित करने के लिए उनको पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है, वह सरल नहीं है। वो कैसी है, महाभियोग जैसी प्रक्रियाएं हैं। क्लियर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। चर्चा केवल इस पर की जाएगी कि हटाने का प्रस्ताव के ऊपर किया जाएगा, उसके आचरण पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। प्रश्न और चर्चा केवल उसके पद से हटाने पर ही होगा। आपातकाल को छोड़कर उसके वेतन और भत्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्लियर चीजें ये। उसके कार्यालय के सभी उसके कार्यालय से संबंधित सभी वेतन और व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। तो उसका पेमेंट कहाँ से आएगा, भारत की संचित निधि पे। उसके ऑफिस का खर्चा कहाँ से आ रहा है, भारत की संचित निधि पर क्या होगा, भारित होगा। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, वह किसी प्रकार के बाहरी मतलब किसी प्रकार हस्तक्षेप में न रहे, किसी प्रेशर में रहे, अपना काम जो स्वतंत्र और निष्पक्ष कर सके, इसके लिए भारत के संविधान में उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, विशेष प्रक्रियाओं से होकर ही क्या कर सकते हैं, उनको पद से हटाया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। और और उनके सैलरी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आपातकाल को छोड़कर उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। और उनकी वेतन भारत की संचित निधि से जाते हैं। उनके कार्यालय के जितने भी खर्चे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, भारत की संचित निधि से जाते हैं। क्लियर चीजें। अब देखिएगा, और क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद के पश्चात हाँ देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात या हटाए जाने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या किसी भी न्यायालय में प्लीड नहीं कर सकता, मतलब शासकीय कार्यालयों में वह नियुक्त नहीं हो सकता। यह इसलिए दिया गया है कि उसको पद से हटने के बाद उसको किसी प्रकार का क्या हो, कोई लालच ना आए, और वह अपना डिसीजन जो है वह स्वयं निर्णय ले सके, उसे किसी प्रकार की लालसा ना हो रह जाए कि अगर मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, या मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। क्लियर चीजें। तो इसमें क्या होता है कि लालच या लालसा ना रहे, इसलिए व्यवस्था किया गया है कि सेवानिवृत्ति या हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी प्लीड या किसी भी शासकीय कार्यालय में उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो भारत के वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। किस योग्यता वाले व्यक्तियों को किया जाता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालयों में जज रहा हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो, या राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, पारंगत विधिवत्ता हो। ऐसे व्यक्तियों की मतलब नियुक्ति करते समय क्या करेगा, वह सीजेआई से परामर्श लेता है। और उसकी उम्र जो है वह 65 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वाधीनता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है, जटिल है। न्यायाधीशों के बनने के बाद उनके वेतन और भत्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आपातकाल को छोड़कर
उनके वेतन और भत्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उनके वेतन और भत्ते सब कहाँ से जाते हैं? भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद हटाए जाने पर वह भारतीय की सीमा के भीतर किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है? वह प्लीड नहीं कर सकता और न ही किसी प्रकार के शासकीय सेवा में वह रह सकता है, नियुक्त हो सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं कि भारत सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक्टिंग सीजेआई की नियुक्ति का प्रावधान है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो है सीजेआई अब्सेंट है या उपलब्ध नहीं है, तो सीजीआई की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले करने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? वह क्या कर सकता है? वह एक्टिंग सीजीआई बना सकता है। तो एक्टिंग सीजीआई बनाता है किसको? कौन बनाता है? मतलब भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही किसी भी जज को क्या करता है? वह जब तक अनुपस्थित हैं, सीजेआई जब तक आ नहीं जाते हैं या छुट्टी पे चले गए हैं, तब तक के लिए क्या करता है? वह एक्टिंग सीजेआई क्या कर लेता है? नियुक्त कर देता है। क्लियर चीज है ये। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद अगर किसी कारणवश से रिक्त है या न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति के कारण, अन्यथा वो कार्य करने में अभी असमर्थ है, तो उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा भारत का जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। भारत का क्या हो सकता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इस प्रकार है एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के परामर्श पर जो है सीजेआई करता है। कौन करता है? और राष्ट्रपति के परामर्श पर जो है सीजेआई कर रहा है। क्लियर चीज है ये। तो राष्ट्रपति की उस पे परमिशन आवश्यक है। किसी भी समय उच्चतम न्यायालय में सत्र को आयोजित करना चालू रखने के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की एक फोरम होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रैंक के व्यक्तियों को जो भी आवश्यक समझे, वह क्या कर सकता? सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उसकी क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। एडहॉक न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकता है? उसकी नियुक्ति कर सकता है। अगर इसके लिए क्या करना होगा? उसको राष्ट्रपति से परामर्श लेना होगा। क्लियर चीज है। और योग्यता वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है। उस योग्यता को अगर कोई व्यक्ति फुल करता है, हाई कोर्ट का जजेस है, उस योग्यता को फुलफिल कर रहा है, तो क्या हो सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की परामर्श से किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए क्या कर सकता है? वह एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ये सब आर्टिकल वाइज है ये, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति बिल्कुल लिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में अगर लग रहा है कि किसी निर्णय में या किसी जजमेंट में सलाह लेने की आवश्यकता है या जजमेंट में शामिल करने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति के परामर्श से सीजेआई क्या कर सकता है? किसी भी प्रकार की सुनवाई में, प्लीडिंग में और में क्या कर सकता है? वह सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वह शामिल कर सकता है। बशर्ते ये है कि इसमें उसने उसने राष्ट्रपति से परमिशन लिया हो और राष्ट्रपति ने उसे ऐसा करने के लिए परमिशन दिया हो। तो राष्ट्रपति के सहमति से ही ऐसा वह काम करता है, ठीक है। और जो व्यक्ति जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, अगर वह नियुक्त हो जाता है, तो उसको वेतन और भत्ते वही मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। क्लियर चीज है ये। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करा चुका है या कर चुका है या हाई कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, तो उसको क्या कर सकता है? वह जो है किसी भी डिसीजन में क्या कर सकता है? वो अगर उससे रिलेटेड डिसीजन है तो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति की परामर्श से उसे शामिल करवा सकता है या कर सकता है। बशर्ते कि राष्ट्रपति क्या करे इसमें? उसको परमिशन, राष्ट्रपति से परमिशन मिलना आवश्यक है। क्लियर है। अब देखिएगा, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में कहा गया है ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या है?
सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। तो इसका अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, देखिएगा। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कहा जाता है क्योंकि उसके अभिलेख देश के किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, एक अभिलेख न्यायालय है क्योंकि उसकी सारे डिसीजन क्या होते हैं, वह डॉक्यूमेंटेशन होता है और यह जो है रिकॉर्डेड होते हैं। और इस डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्डेड को जो है रिफरेंस के रूप में भारत के जो है अन्य जुडिशरी जो है इसका उपयोग करती है। इसलिए क्या है, यह अभिलेख न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अवमानना किए जाने पर क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट की उसने अवमानना किया है तो क्या कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के अनादर किया है तो उसको क्या कर सकता है, वह पनिशमेंट कर सकता है। क्लियर चीज है ये, पनिशमेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय है क्योंकि सारे इसके जितने भी डिसीजन हैं वो क्या होते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। और देश के अन्य न्यायालय जो है इसको क्या करते हैं, रेफरेंस के रूप में इस डिसीजन को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या अभिलेख न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट अपने अवमानना किए जाने पर, अपना अनादर किए जाने पर किसी को भी दंडित कर सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जो है वह दिल्ली है। लेकिन सीजेआई को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के परामर्श से भारत के किसी अन्य शहरों में भी क्या कर सकता है, सिटिंग कर सकता है और उसका वहां पे अपनी कार्रवाई को संपन्न कर सकता है। क्लियर चीज है ये सीजेआई को अधिकार है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, राष्ट्रपति से परामर्श लेना होता है। क्लियर चीज है ये। अब देखिएगा राष्ट्र मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हटाने की प्रक्रिया कैसी है। तो हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में पहले हम डिस्कस कर रहे थे इसका मतलब जजों की स्वतंत्रता के टॉपिक में हमने कवर किया। तो हम देखते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए क्या होती है, एक विशेष प्रक्रिया है। हाई कोर्ट के जजेस को भी इसी रीति से हटाया जाता है, एक विशेष प्रक्रिया है। उस विशेष प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को जजेस को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाया जाता है, सिद्ध अगर कदाचार या कार्य करने में असमर्थता का अगर रिपोर्ट सही पाया जाता है तो उस रिपोर्ट को कहाँ रखा जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है। अगर पार्लियामेंट में के दोनों सदन उसको 2/3 बहुमत से पारित हो जाते हैं तो न्यायाधीश को अपने पद से हटना होता है। क्लियर चीजें, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और सारे बहुत सारे प्रोसेस हैं इसमें। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या कार्य करने में असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा और 2/3 बहुमत के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। क्लियर चीजें। तो संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या कार्य करने की असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। हटाने का संकल्प पुनः स्थापित करने के लिए आधार जो है वो क्या है, कार्य करने की असमर्थता या कदाचार का आरोप। ठीक है। यह आरोप क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। आरोप कैसा होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। ठीक है। ये आरोप के लिए जो जांच आयोग बनेगा, ठीक है, वो जांच आयोग जो है वो कौन बना, वो जांच आयोग जो है राष्ट्रपति बनाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे योग्य व्यक्ति शामिल होते हैं। क्लियर चीज है ये। तो जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या कर सकता है, यह उस रिपोर्ट अगर दोनों ही भाव से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो क्या होगा, पद से हट जाएगा। क्लियर चीज है। तो यह प्रस्ताव लाने के लिए क्या व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वह सदन के दोनों सदनों में से कोई भी सदन ला सकता है। सदन के दोनों सदनों में से कोई भी ला सकता है, कोई भी सदन ला सकता है, कोई भी सदन ला सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा लाया जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्यों द्वारा
ऐसा हस्ताक्षर प्रस्ताव लाएंगे। अगर राज्यसभा द्वारा यह प्रस्ताव लाया जा रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन उस पर प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य होते हैं। क्लियर है? और संकल्प जब स्थापित हो जाता है तो पहले संबंधित न्यायालय को, मतलब जिसके अगेंस्ट यह संकल्प स्थापित किया जा रहा है, संबंधित न्यायाधीश को 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। जिसके अगेंस्ट में यह संकल्प जिस दिन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो न्यायाधीश को कम से कम 14 दिन से पहले इसको सूचना देना अनिवार्य है। जिस सदन में संकल्प स्थापित होता है उस सदन का अध्यक्ष या सभापति आरोप की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। इसके लिए उसको राष्ट्रपति से क्या होता है, परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? और जांच आयोग जो रिपोर्ट देता है उसको क्या करता है, सभापति या अध्यक्ष क्या करता है, वह सदन में रखवाता है। सदन में क्या करता है, उसको रखवाता है। क्लियर है? यदि आरोप साबित हो जाता है और और, तो क्या करेगा, अगर आरोप साबित हो जाता है और 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जो न्यायाधीश है वो अपने पद से हट जाएगा, पद से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अगर मतलब अगर प्रस्ताव जो है लाया गया है वो पारित नहीं हो पाता है तो क्या माना जाएगा, वो फेल माना जाएगा और न्यायाधीश जो है अपने पद पर बने रहेंगे। याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये। और प्रतिवेदन और ठीक है, आपको समझ में आ गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया जो है हटाता है सिद्ध कदाचार या कार्य करने की असमर्थता के आधार पर। ठीक है, ऐसा जांच आयोग बैठाया जाएगा। जांच आयोग अपना रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट पर क्या होता है, मतदान होता है और 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो वह हट जाएगा। ठीक है। राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लाने के लिए 100 सदस्यों की आवश्यकता, समर्थन की आवश्यकता होती है। और लोकसभा में, सॉरी, और राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। क्लियर है चीजें, ये आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए चीजों को। ठीक है। अब देखिएगा, हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता क्या है, मतलब कार्य क्षेत्र क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के देखिए कार्य क्षेत्र में क्या है, देखिएगा, हम बात करते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करता है या आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है। ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है इसका, तो देखिएगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है कि मतलब संघ या राज्यों के बीच या राज्यों के बीच आपसी दो या दो से अधिक राज्य हो, या एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ हो, या राज्यों के संघ के साथ हो। ठीक है। तो ऐसे जो विवाद हैं उसका केस जो है, उसकी सुनवाई जो है वह केवल कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। यही इसका क्या बोलते हैं हम, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। यह सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यह सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो ठीक है, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या आधिकारिकता है। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता की बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएससी में चाहे यूपीएससी में सब क्वेश्चन आते हैं। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकारिता की चर्चा कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार पहला आप लिखेंगे क्या है इसका, ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है इसकी क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, आरंभिक क्षेत्राधिकार है। ये कौन शुद्ध रूप से क्या है, यह परिसंघीय है। अगर संघ और राज्यों में किसी प्रकार का विवाद है या राज्यों राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद है तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनन्य शक्ति प्राप्त है, या किसी अन्य न्यायालय में ऐसे वाद नहीं जाएगा। यह केवल केस कहाँ आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। क्लियर चीज है ये। उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट की देखेंगे, ओरिजिनल जुडिक्शन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की देखेंगे, आपने मूल अधिकारों में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट को कैसा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को जो है बहुत सारी जो है किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो क्या है, उसको रीट निकालने का अधिकार है। कैसा अधिकार है, रीट निकालने का अधिकार है। तो रीट निकालने का अधिकार जो आता है वो कैसा अधिकार है, वो रीट निकालने का अधिकार, उसको हम बोलेंगे रीड जुरिडिक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, रीड जुरिडिक्शन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, रीड जुरिडिक्शन। तो आपको याद होगा ना, आर्टिकल 32 आपको मालूम होगा, तो आर्टिकल 32 के साथ आर्टिकल 139 भी जोड़ दीजिएगा इसके। ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, जो है मूल अधिकारों के परिवर्तन कराने के लिए क्या करता है, वह रीट इशू करता है।
क्लियर चीज है ये। तो रीट को इश्यू करता है, ठीक है, जिसे इसलिए वो क्या बोलते हैं, मूल अधिकारों का क्या है ये, संरक्षक है। क्या है यह, संरक्षक है। वैसे रीट जारी करने का अधिकार किसको है, हाई कोर्ट को भी होता है रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत। तो जो हम देखें, अभी हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, क्लियर चीज है ये। तो रीट जुरिडिक्शन है, तो इसका क्षेत्राधिकार क्या है, पहला देखा आपने अपीली ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी संघ या राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद होता है, तो वह विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। रीट जुरिडिक्शन का मतलब होता है मूल अधिकारों की प्रवर्तन कराने के लिए क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, जो है क्या करता है, 5 प्रकार के रीट इशू करता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 139 के संदर्भ में इसे देखिएगा। इसको हम बोलते हैं रूट जुरिडिक्शन। और रूट रीट जो जारी करता है, जिससे वो मूल अधिकारों को क्या करता है, वह सुनिश्चित करता है, मूल अधिकारों को क्या करता है, वह स्थापित करता है। आपने देखा है जैसे हैबियस कार्पस है, मैंडेमस है, आपको पढ़ा क्यो वारेंटो है, सर्टेरी है, और प्रोहिबिशन है। इस प्रकार के रीट इशू करके क्या करता है, वह मूल अधिकारों की रक्षा करता है। क्लियर चीज है ये, ठीक। अब नेक्स्ट देखिएगा अपीलीय अधिकारिकता। क्या है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देखिएगा, अपीलिएट जुरिडिक्शन। अपीलिएट जुरिडिक्शन का देखिएगा, अपीलिएट जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे वो आपराधिक मामला हो, फौजदारी मामला हो, चाहे वो संवैधानिक मामला हो, अंतिम मतलब अपील मतलब कहाँ की जा सकती है, मतलब अपीलिएट जो मतलब यह मतलब हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील जो है कहाँ की जा सकती है, वह सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसी को कहा गया है एपेलिएट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा गया है, अपीलिएट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, देखिएगा उच्चतम न्यायालय जो है सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में, सभी मामलों में अपील के कहाँ की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामले में संविधान से के इंटरप्रिटेशन के बारे में है और विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, तो मामला सीधा कहाँ चला जाएगा, उच्च न्यायालय में चला जाएगा, क्योंकि वो मामला कैसा है, वो संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। यदि उच्च न्यायालय ने और न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करार दिए गए किसी व्यक्ति को अपील पर या अन्यथा दोष मुक्ति के आदेश को पलट दिया है और उसे मृत्यु दंड का आदेश दे दिया है, तो प्रभावित व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा। पॉइंट बी नोटेड। यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करार किए गए किसी व्यक्ति को अपील पर या अन्यथा दोष मुक्ति के आदेश को पलट दिया है और मृत्यु दंड का आदेश दे दिया है, तो प्रभावित प्रस्तावित व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का क्या होगा, अधिकार होगा। क्लियर चीज क्या है, अपीलिएट जुरिडिक्शन है, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे वो आपराधिक मामला हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो, सभी मामलों में अपील कहाँ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो उस प्रोसेस से कहाँ जानेगा, हाई कोर्ट से होकर ही जाना होगा। क्लियर चीज है ये। अन्य सभी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में अगर इजाजत देता है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। यह आर्टिकल जो है 136 आप देख सकते हैं, 137 देख सकते हैं। क्लियर चीजें 136 137 जो है इसके संदर्भ में आते हैं। आप इसको आर्टिकल आर्टिकल वाइज 136 137 में इसको देख सकते हैं, 136 137 आप इसको देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम एपेलिएट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट देखते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या, मैंने एडवाइज करने का काम करता है, तो किस स्तर पर एडवाइज करता है, अगर राष्ट्रपति को किसी लोक महत्व के मामले में, किसी विधि के तत्व का के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा लेना आवश्यक होता है, तो आर्टिकल 140 के 3 के तहत क्या कर सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। यह इसका क्या कहलाता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहलाता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन या सलाहकारी जो है अधिकारिकता कहलाता है। क्लियर चीज है। आर्टिकल 143 भारत के राष्ट्रपति को वह किसी मामले में जिस पर राष्ट्रपति सलाह चाह रहा है कानूनी मामलों में, उस पर क्या कर सकता है, वह अपना सलाह दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या चाहे तो क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए। क्लियर चीज है ये।
आप देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर यह दिख रहा है पॉइंट्स ये पीडीएफ में। उच्चतम न्यायालय को किसी राय राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिएगा, दूसरा समीक्षा का अधिकार है। इसको बोलते हैं रिवाइजरी जुरिडिक्शन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगला जो क्षेत्राधिकार है, वह है रिवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर सकता है, इसको हम बोलते हैं ना कि न्यायिक पूर्णावलोकन भी बोल सकते हैं, न्यायिक पूर्णावलोकन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसको हम रिवाइजरी जुरिडिक्शन के अंतर्गत देख रहे हैं। यदि किसी गलती को ठीक करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अपने प्रीवियस में अगर कोई निर्णय दिया है, उस आदेश को भी क्या कर सकता है, वह रिव्यू कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय अपने खुद के निर्णय के को भी क्या कर सकता है, वह रिव्यू कर सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो रिव्यू करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। यह अधिकारता केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त है, अन्य न्यायालयों को इस यह रिव्यू करने का अधिकार जो है अन्य न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। यह केवल क्या है, सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू को, अपनी किसी गलती के लिए उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, अपने न्याय आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। वो उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय के अधीन नहीं है, परंतु देश के अन्य सभी न्यायालय अपने निर्णय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बाध्य है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किसी निर्णय को दिया है, अगर उसको लगता है समय के साथ जो है यह निर्णय में अब क्या है, परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो क्या कर सकता है, उस निर्णय को क्या कर सकता है, वह रिव्यू कर सकता है, उस निर्णय को क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसको बोलते हैं रिवाइजरी जुरिडिक्शन या समीक्षा का अधिकार कहते हैं इसको। क्लियर चीज है ये। देखिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, देखिएगा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है। यहाँ दोहरी सरकार व्यवस्था है, केंद्र में एक सरकार होती है और राज्य में सरकार होती है। साथ ही संसदीय सरकार व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति सरकार के तीनों अंगों के बीच भी है। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यदि भी संविधान लिखित है और शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया है, फिर भी सभी अंगों की शक्तियां भी परिभाषित कर दी गई है। लेकिन संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघर्ष की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। ठीक है, अतः एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है, ताकि वह बिना किसी प्रभाव में आए संविधान और विधि के आदर्शों की रक्षा कर सके और न्याय की स्थापना कर सकते। क्योंकि न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, न्याय की स्थापना करना। ठीक है, तो बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रेशर में आए संविधान और विधि के आदर्शों की रक्षा करे, संविधान और विधि के आदर्शों की रक्षा करे और एक तथा न्याय की स्थापना करे। इसके लिए जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है, ताकि उसको कार्यपालिका और विधायिका की निरंकुशता से उसे बचाया जा सके। अतः हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान में कतिपय उपबंध करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है। तो ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बन रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्रता निश्चित है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 50। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 50 में यह बात की गई है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों भारत की संचित निधि से भारित होंगे। क्लियर है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, वो कैसी है, जटिल है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता और शक्तियों में कटौती नहीं कर सकता। संसद क्या कर सकता है, आर्टिकल 138 है। संसद क्या कर सक नहीं कर सकता, संसद को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों में कटौती नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 121 अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किए गए कार्य संबंध में कोई चर्चा जो है पार्लियामेंट में नहीं होगी। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, एक मतलब उच्चतम न्यायालय कैसे है, उच्चतम न्यायालय जो है कैसा अभिलेख न्यायालय है, और अपने अवमानना किए जाने पर क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है, वह दंड दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को क्या है, दंड दे सकता है। ये कैसा है, ये यह अभिलेख न्यायालय है। और अपने अवमानना किए जाने पर क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। अवमानना किए जाने पर क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता स्थापित होती है, किसके माध्यम से, संविधान के द्वारा। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए हैं, जिसे क्या कर सकता है, अपना कार्य जो है वह बिना किसी दबाव में आकर
कार्य जो है बिना दबाव में आकर निष्पक्षता के साथ जो है अपने कार्य का क्या कर सकता है, संपादन कर सकता है। इसको हम बोलते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वह सुनिश्चित होती है ठीक है। ऐसे में बहुत सारे संवैधानिक प्रोविजन जो है किए गए हैं। आर्टिकल 50 इस बात की पुष्टि करता है। न्यायाधीशों को हटाने की, पद से हटाने की प्रक्रिया है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं। ये सब क्या करते हैं, यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके माध्यम से न्यायाधीश क्या कर सकता है, अपना कार्य जो है बिना किसी दबाव के आकर क्या कर सकता है, वह स्वतंत्रता से कर सकता है। इसी को बोलते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसी का हमने क्या देखा, संवैधानिक आधार देखा। और 121 के संदर्भ में, 139 के संदर्भ में, 138 के संदर्भ में। क्लियर चीज है ये। फिर देखते हैं और कैसे, देखिए आर्टिकल 146 में, देखिएगा आर्टिकल 146 में क्या बात किया गया। आर्टिकल 146 में देखिएगा किसके अंतर्गत क्या करता है, वह सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का मामला क्या है, उसका आंतरिक मामला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही क्या करेगा, अपने कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का मामला क्या है, उसका आंतरिक मामला है। या अपने अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कर क्या करता है, खुद रिक्रूटमेंट की व्यवस्था करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी राज्य में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। आर्टिकल 124 7 की बात करता है, मतलब इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित है। ठीक है, मतलब इसको रिटायरमेंट के बाद किसी लाभ का, पद का लालसा नहीं रहेगी। लालसा नहीं रहेगी तो क्या करेगा, किसी प्रकार का वैसनेस नहीं होगा, अपना कार्य कैसे करेगा, वह निष्पक्ष रूप से करेगा। क्लियर चीज है ये। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब इसको तर्क कीजिएगा कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। भारत में हम क्यों बार बार बोलते हैं न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, वह स्वतंत्र होनी चाहिए। यह चीजें, तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है। केंद्र तथा राज्यों की शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। परंतु संविधान क्या है, मानवकृत है और समस्याएं अप्रत्याशित है। ऐसे संविधान निर्माताओं के प्रयासों के बाद भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होना क्या है, स्वाभाविक है। तो संविधान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था क्या है, आवश्यक है। ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के निपटारने के लिए भी क्या होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए हैं, मूल अधिकारों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और मूल अधिकार मूल संरचना को बनाए रखने के लिए भी क्या है, इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। भारत के न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार दिया जाया गया है। इसके अनुसार केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कर सकती है, वह परीक्षण कर सकती है। उसकी वैधता की जांच कर सकती है। क्लियर है। इस आधार पर क्या, और उसको इस आधार पर अगर मान लीजिए वो आधार उसका मतलब असंवैधानिक हो रहा है तो क्या कर सकती है, उसको असंवैधानिक या अवैधानिक जो है वह घोषित कर सकती है। तो क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है, इसको न्यायिक पूर्ण जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, इसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। तो न्यायिक पुनरावलोकन कैसे कर सकता है, या हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जो निर्णय दिए गए हैं, इस संदर्भ में क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में अपने पूर्व के दिए गए निर्णयों के आधार पर सभी के संदर्भ में क्या कर सकता है, वह पूर्णावलोकन, न्यायिक पूर्णावलोकन कर सकता है। ठीक है। किसी भी कानून की वैधता की जांच भी वो क्या कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत कर सकता है, उसे अवैध घोषित कर सकता है। क्लियर चीजें, तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के संदर्भ में बातें की हमने। क्लियर चीज है ये, तो आप इसको देखिएगा। क्लियर चीज है ये। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में हमने जजेस की अपॉइंटमेंट की बात की, सबकी बात की, सब सुप्रीम कोर्ट का जब जज बन जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज को शपथ दिलाता कौन है, यह भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, या भारत के राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करे वो दिलाता है। ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे पद से हट सकता है, या तो वो 65 वर्ष की आयु हो जाए तो अपने पद को त्याग कर देगा, या अपना त्याग पत्र किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर क्या कर सकता है, पद से हट सकता है, या उसे पद से हटाया जा सकता है। जस्ट लाइक इम्पीचमेंट, आपको मैं बताया क्लास में बताया, उसे पद से हटा सकता है, ये प्रक्रिया है। एक प्रस्ताव लाया जाएगा, 14 दिन की पूर्व सूचना पर उसको दोनों सदनों में रखा जाएगा, और उस पर 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो आरोप लगाए, उसका आरोप कदाचार या कार्य करने के समर्थता के आधार पर वो अपने पद से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाता है। इन चीजों को याद रख लीजिएगा। ये आर्टिकल वाइज देखिए, 124 125
इंपॉर्टेंट आर्टिकल 124 है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से आएंगे, भारत की संचित निधि से आएगा न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है, आर्टिकल 124 को यहाँ पढ़ लिया, सारे पॉइंट्स को मैंने डिक्टेट किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। क्लियर चीज है ये भी देखा आपने, तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में देखा। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में स्थान कहाँ है? दिल्ली है, लेकिन सीजेआई राष्ट्रपति के परामर्श से भारत के किसी अन्य शहरों में भी क्या कर सकता है? इसके स्थापित कर सकता है, सुनवाई को प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, 18 100 मतलब आर्टिकल 131 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का क्या है? आरंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का, आप समझ रहे हैं ना? आरंभिक या ओरिजिनल जुरिडिक्शन, राज्य वर्सेस राज्य, राज्य वर्सेस संघ, मतलब किसी प्रकार का विवाद है तो यह मामला सीधा कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। क्लियर चीज है ये। अपीलीय क्षेत्राधिकार में देखा, तीन हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वयं का अपील करने और संविधान के मामलों में अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट का है। ये अपीलिएट जुरिडिक्शन है, हमने पहले ही देख लिया था। अपीलिएट जुरिडिक्शन या अपीलीय क्षेत्राधिकार सभी मामलों में, सिविल मामलों में, फौजदारी मामलों में, दीवानी मामलों में और कॉन्स्टिट्यूशन मामलों में, सभी मामलों में क्या आ जाए? ठीक है, 132, 133, 134, 135 आप देख सकते हैं इसको। आ, आ, आर्टिकल 137 क्या है? जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 137 क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या समझ रहे, देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश को पुनरीक्षा करके और रिव्यू कर सकता है और उसको चेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय सभी हाई कोर्ट और राज्यों पर बाध्यकारी होगा, लेकिन स्वयं सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं होता है। क्लियर। तो न्यायिक क्या कर सकता है? यह पुनर्विलोकन कर सकता है। किसी भी मतलब कानून की वैधता की जांच भी ये कर सकता है। क्लियर चीज है ये। किसी भी कानून की वैधता की वह जांच करता है, उसको अमान्य घोषित कर सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के माध्यम से। फिर तीसरा है जुडिशरी जुरिडिक्शन है, इसका मतलब ये राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? यह सलाह दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या है? वो सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति को अगर लगता है उसको कोई सलाह लेना है तो सलाह क्या कर सकता है? वह दे सकता है। क्लियर चीज है ये। तो आर्टिकल वाइज देख रहे हैं, 124 से लेकर 124, 125, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 आप देख लीजिएगा। हमने जो है आज की क्लास में इसको करने की कोशिश किया और सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाने का आप लोगों को किया। सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाने का जो तरीका है मेरा, वो थोड़ा डिफरेंट व्यू में है। पहले कॉन्सेप्ट को, फिर फैक्ट को, फिर कंसेप्ट को, हमने फैक्ट को साथ में चला है। इस पैटर्न पे आप पढ़िएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो आप अब देखते हैं हम, जो हमारा जो प्री डिसाइडेड टॉपिक था, जो हम आपको बोले थे कि एमसीक्यू देखिएगा, तो आज जो हम मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ आपको, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में लाया हूँ। और बिगनर्स जो स्टूडेंट हैं, जो अभी हम लोग के प्लेटफॉर्म से जो है प्री की तैयारी कर रहे हैं, या आप जस्ट अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ किए हैं, उन लोग ये विशेष रूप से ध्यान दें कि एमसीक्यू आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। और यह आधार है आपके, मतलब कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, अगर हम एमसीक्यू या मेंस के हम प्रश्नों को हम नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका पूरी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है। तो एमसीक्यू आप लोग देखिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं एमसी पढ़ते हैं, क्या अब साथ में हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे हैं, जिससे राष्ट्रपति क्या होगा, फिर से आपका रिवाइज होगा। तो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन राष्ट्रपति के संदर्भ में, देखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पर नियुक्त नहीं हुआ? देखिएगा, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, यह एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हम देख रहे हैं अभी हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, यह एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। आर वेंकट रमन, यह भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कृष्णकांत वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। डॉक्टर जकीर हुसैन तो प्रेसिडेंट रहे हैं। तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है नहीं नियुक्त हुआ है ना? क्लियर है। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा, जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बन गए हैं। तो आर वेंकट रमन उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बन गए थे। जस्टिस हुमायूं जो है वो भी वाइस प्रेसिडेंट थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं बाद में। ठीक है, कृष्णकांत न तो दोनों में से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। आपको ऐसे ही आंसर सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने निर्वाचन की तारीख से
ठीक है, कि संसद द्वारा निर्धारित तिथि से अपने पद ग्रहण के दिन से निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित। तो क्लियर है, इसका बिल्कुल आपको समझ में आ गया। इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर जो है वह सी ही होगा। क्लियर चीज है ये। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वह है अ, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में विवाद का मामला भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में विवाद का मामला कहाँ भेजा जा रहा है? विवाद अगर हो जाता है तो विवादों का निपटारा किसके माध्यम से किया जाता है? तो आपको पहले ही मालूम है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो विवाद मामले होते हैं कहाँ चले जाते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा है? चौथा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमेशा 2 बार राष्ट्रपति रहा है? लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा है, तो कौन होगा बताइएगा? कौन ऐसा व्यक्ति है? तो आपको जब भी आप मतलब पढ़े होंगे और एक राष्ट्रपति की तालिका दे, आपको बोलता है ना, आप राष्ट्रपति की तालिका किसी भी बुक में मिल जाता है, तो आप राष्ट्रपति की तालिका को आप देखेंगे, ठीक है, तो भारत के इतिहास में केवल अभी एक ही व्यक्ति है जो लगातार जो है 2 बार क्या बना है? राष्ट्रपति बना है। वो व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्लियर चीज है ये। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आप पढ़े हैं तो ऑप्शन देखते हैं हम, देखिएगा। लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, कि पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाए, तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर है। महाभियोग का प्रस्ताव, आपको मालूम है ना, महाभियोग का प्रस्ताव कहीं भी लाया जा सकता है। एक सदन क्या करता, लगाता है, और दूसरा सदन क्या करता है, उसकी जांच करता है। अगर जांच में सही पाए जाते हैं, वोटिंग होता है, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से क्या होना हुआ? हटना होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। फिर देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुली बैलेट के द्वारा। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे किया जाता है बताइए? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सबको मालूम है ये। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्ति को किसमें निहित किया है बताइए? भारत के, आपको मालूम है कि भारत के सब जो भी भारत का क्या है, राष्ट्रपति क्या एग्जीक्यूटिव हेड है, और एग्जीक्यूटिव हेड करने के लिए सभी शक्तियां किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। बिल्कुल, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल इंडिया का अधिशासी पूछ रहा है ना इसमें। ठीक है, तो मतलब क्या होगा इसका? प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्षमादान करे, वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं है? क्या अधिकार नहीं है? इसके संदर्भ में आप दे सकते हैं, 20 देख सकते हैं। ठीक है, क्षमादान करने का अधिकार है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ये है चीजें, ये सब है। और अभी हमने उच्चतम न्यायालय पढ़ा, उच्चतम न्यायालय कैसे हटता? उच्चतम न्यायालय जो है सिद्ध कदाचार या कार्य करने की असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके 2/3 बहुमत से अगर ऐसा संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना पर देकर पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद से हट जाता है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक, इंटरप्रिटेशन करके पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। संसद के द्वारा उस राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नाइन का आंसर क्या होगा? नाइन का आंसर जो है डी होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो आपको क्या, जब इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी सदन के किसी भी सदन के द्वारा क्या ला सकता है? ला सकता है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है,
11वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे रहा है? उपराष्ट्रपति को देगा। आंसर इसका बी होगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान को भरने की व्यवस्था जो 6 माह है, इसका आंसर क्या होगा? बी है। ठीक है। कार्यपालिक पद्धति में समस्त कार्यपालिका की सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में है, इसका आंसर ए होगा। वास्तविक कार्यपालिका की बात नहीं हो रही है, कार्यपालिका पद्धति की बात हो रहा है। ठीक है। फिर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं राज्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित, सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिएगा 14 का आंसर बताइए क्या होगा? 14 का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। ठीक है। और क्या आंसर होगा बताइए? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों के, सही है। और दिल्ली और पौंडीचेरी का आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या हो रहा है? डी हो रहा है। देख लीजिएगा आंसर को। ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, सही है। नियंत्रक न्यायिका परीक्षा की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। ठीक है। ये एक राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। ठीक है। क्लियर है, नियुक्ति सबकी कर रहा है वो। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। फिर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर हुई परंतु कितने दिन में भरने की संभावना है? तो कोई भी पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसकी हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो 6 मंथ ही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। 17 देखिएगा, सर्वसम्मति से भारत के निर्वाचित, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो इसका आंसर क्या होगा बताएं? इसका आंसर क्या, कौन होंगे सर्वसम्मति से जो है निर्वाचित व्यक्ति थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्लियर चीज, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर जो है सी होगा। ठीक है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की तालिका में क्रम देखिएगा, पहला, उसमें कार्यवाहकों को नद नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे है। अभी जैसे महामहिम राम कोविंद जो हैं वो कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? कौन टाइप आंसर देगा? तुरंत टैक्स करो जल्दी से, कौन है अभी, कितने नंबर के हैं वो राष्ट्रपति? जल्दी से टैक्स कीजिए आप लोग। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति जो हैं वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका आंसर होगा सी। क्लियर है, 18 का जो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? सीधी सी बात है, महाभियोग के द्वारा। ठीक है। निम्न के कथनों पर विचार के भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति शाही से लिया गया, नहीं, राष्ट्रपति शाही से नहीं लिया, राष्ट्रपति से लिया गया। तो एक कथन सही है इसका, किंतु बी क्या होगा? गलत होगा। तो इसका आंसर सी होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश यदि संसद अपने पुनः समावेशित होने के बाद उसका अनुमोदन या अनुमोदन नहीं करता है, उसका अनुमोदन या अनुमोदन नहीं करता है तो निम्न अवधि के भीतर निष्प्रभावी हो जाएगा। आपको मालूम है, हमेशा मैं हमेशा बात किया आपका 6 वीक्स की बात की, हम यहाँ मंथ की बात नहीं होगा। तो 6 सप्ताह, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए होगा। 6 सप्ताह, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ए आंसर होगा। क्लियर चीज, 6 वीक्स आंसर होगा। फिर है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, उपयुक्त दोनों सदनों का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। बताइए जल्दी से, भारत का राष्ट्रपति किसका होता है सदस्य? तो आपको मालूम है, भारत का राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं। आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, वो बिल्कुल करता है, सही है। किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित करना, दंडित करने का अधिकार उसको नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करना बिल्कुल सही है। मिलिट्री सर्विस, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 123, कल राष्ट्रपति की क्लास में हमने पढ़ा था इसको, क्या है? 123 होगा। फिर देखिएगा 25,
अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका अगर आता है तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्तियां हैं उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो क्या है? 72 है, आर्टिकल 72। क्लियर चीज है ये। इनमें से कौन भारत की राष्ट्रपति चुने जाने की पात्रता में नहीं आता है? भारत में राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है वो कौन है? भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना होना चाहिए, ये भी सही है। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होने की योग्यता रहो, तो ये इसका डी आंसर होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में प्रत्येक संदेश की जांच और निर्णय करेगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रत्येक संदेह की जांच और निर्णय कौन करेगा? जांच और निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका आंसर सी होगा। भारत के प्रधानमंत्री न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना पदभार संभालने के लिए के पूर्व शपथ ग्रहण करेगा। 29 क्वेश्चन देखिएगा। 29 क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना पदभार संभालने के लिए पूर्व शपथ किसको लेगा? किसी के समक्ष नहीं का। इसका आंसर क्या होगा? डी होना चाहिए। ठीक है। 30 का आंसर देखिएगा। भारत के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है और निम्नलिखित शामिल हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं देखिएगा। संसद के सभी सदस्य, जो समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य, और हो गई संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, और समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। देखने से लग रहा है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को नॉमिनेटेड करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 12 होगा, मतलब सी आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देता है? बताइए जल्दी से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा। आंसर क्या होगा? इसका सी होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक। देखिएगा, इनमें से कौन एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संगणीय मत प्रणाली के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल मत प्रणाली के लिए अनिवार्य नहीं है? पढ़ लीजिए इसको। यही सही है। निम्नलिखित का सही कार्यक्रम बताइए। देखिएगा, आपको मैं बार बोलता हूँ कि स्टेट पीएससी के एग्जाम में और कभी कभी यूपीएससी में जो है प्रेसिडेंट का सीक्वेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, उनका क्रम अनुसार उसको जमाइए। तो क्रमानुसार जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर राष्ट्रपति के हम लोग से मतलब तालिका में हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो कौन सा नंबर का कौन सा राष्ट्रपति, अगर थोड़ा सा भी हम 2-4 बार पढ़ लेते हैं, हमारे ध्यान में होता है, आंख बंद करते हैं, तो सब पॉइंट्स आ जाते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा। 34 का निम्नलिखित में सही सही कालक्रम कौन सा है? तो 34 का सही कालक्रम कौन सा होगा देखिएगा। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगी। ठीक है। चौथा कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। वीवी गिरी। ठीक है। इसका आंसर देखिएगा डी होगा। इसका आंसर डी होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रपति की तालिका से राष्ट्रपति का सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन देख लिया आपने। ठीक है। 35 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से आम सहमति से राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था? 35 का बताइएगा। निम्न में कौन सी सर्वसम्मति आम सहमति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति था? 36 कौन सा प्रथम जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति था? आंसर क्या होगा इनका? वीवी गिरी। क्लियर चीज है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है?
ऑप्शन में देखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, चक्रवर्ती राजगोपाल। आंसर क्या होगा इसका? डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रहो। 38 का क्या आ जाएगा? 38 का देखिए क्या आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के लिए जब निर्वाचन होता है तो उसकी योग्यता हम बोलते हैं कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो इसका आंसर नहीं आता योग्यता में, तो वो क्या हो जाएगा? वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता। तो यहाँ इसका नहीं रखता हो, ये गलत है। ये इसका आंसर डी होगा। कौन सा सही नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति या कार्यकारी अध्यक्ष की है, या नामात्रक अध्यक्ष की है, संवैधानिक अध्यक्ष की है, संसदीय अध्यक्ष की है? इनमें कौन सा सही नहीं है बताइए? 39 में कौन सा सही नहीं है? हाँ, 39 को बताइए कौन सा सही नहीं है? कार्यकारी अध्यक्ष है, नामात्रक अध्यक्ष भी है, संवैधानिक अध्यक्ष भी है, और संसदीय अध्यक्ष नहीं है। संसदीय अध्यक्ष नहीं है ये गलत होगा, और यही डी ऑप्शन होगा सही। ठीक है। सही उत्तर बताइए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश विधि बल का नहीं रखता जब तक कि अनुमोदित न हो। कहाँ से अनुमोदन होना चाहिए इसका? बताइए जल्दी से इसको। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश विधि का बल नहीं रखता, विधि का बल नहीं रखता जब तक कि वो अनुमोदित न हो जाए। कहाँ से? नहीं नहीं, ये गलत दिया है। इसका आंसर होगा डी, आंसर सी होगा। ठीक है। मतलब इसका हम कहने पर आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है तो वो तुरंत प्रभाव में आ जाता है, तुरंत प्रभाव में आ जाता है ये। ठीक है। इसकी अगर उसका प्रभाव खत्म होता है, राष्ट्रपति स्वयं ले लेता है। उसको स्थायी कानून बनना है, स्थायी कानून बनाने के लिए उसको पार्लियामेंट का परमिशन आवश्यकता है, तो लोकसभा का परमिशन। पार्लियामेंट यहाँ परमानेंट कानून की बात किया नहीं जा रहा है, इसको प्रभावित होने की बात किया जाती है। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका। क्लियर चीज है ये, बात को समझिए यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है निर्वाचन संबंधी प्रावधान? ये होगा 54-55 होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ये आंसर होगा इसका। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रधान होता है, भारत का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान, राज्य सरकार दोनों का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या है बताइए इसको? 43। क्या होता है यह? राज्य का मतलब होता है यहाँ पर, राज्य का मतलब जो होता है अथॉरिटी से मतलब है, मतलब यहाँ देश ही देखिएगा। अथॉरिटी राज्य का मतलब देश ही मानिएगा इसको, इसको देश ही मानिएगा। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? देश का प्रधान होता है। इसका आंसर ए होगा। स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हम स्टेट्स बोलते हैं, वो यूनियन के लिए भी यूज किया जाता है और स्टेट के लिए भी यूज करते हैं। इसका मतलब होता है अथॉरिटी होता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद के द्वारा विश्वास प्रस्ताव, मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद के द्वारा महाभियोग। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। पहले का आंसर क्या होगा? सॉरी, 44 का आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति निम्न में से किससे मिलती है? अमेरिका के राष्ट्रपति से। कि केंद्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ए आंसर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने अधिकारों को कैसे वहन करता है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने अधिकारों को कैसे वहन करता है? बताइए जी, 47 का आंसर दीजिए। मंत्रिमंडल की सलाह में, मंत्रिमंडल की सलाह ही होगा। ठीक है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने अधिकारों को कैसे वहन करता है? मंत्रिमंडल की सलाह में। आप भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति को कैसे स्पष्ट करेंगे? 48 कैसे बोलेंगे आप इसको? क्या यह देश का अध्यक्ष है?
राज्य अध्यक्ष बोलेंगे ना इसको, देश का अध्यक्ष। राज्य मतलब यहाँ पे देश का अध्यक्ष। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 होना, उसे संसद का द्वारा निर्वाचित होने की योग्यता, उसके उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो कौन सा संसद? तो लोकसभा बात नहीं किया गया यहाँ पे, न राज्य। ठीक है। तो 49 का क्या होगा आंसर? उसे भारत का क्या लिखा है? जन्मना नागरिक, जन्मजात नागरिक होना। इसका आंसर सी है। एक और दो सही है इसका। ठीक है। 49 को देखिए, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब आरोप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाएगा? जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब आरोप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद की दोनों सदनों द्वारा, किसी भी सदन, किसी संसद किसी एक सदन द्वारा, केवल लोकसभा में? तो आरोप कोई भी ला सकता है, संसद के किसी कोई भी एक सदन ला सकता है इसका। ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, तो इसका आंसर ये सी होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। आप लोग अपना देखिए आप कितना कंफर्टेबल हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा, जब नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन राष्ट्रपति से अगर रिलेटेड लाता हूँ, तो थोड़ा सा इससे एडवांस होगा, क्लियर चीजें। तो राष्ट्रपति को पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एमसीक्यू के साथ अपनी तैयारी कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। और ये बहुत जरूरी होता है अपने को आकलन करने के लिए। ठीक है। और UCM10 मेरा कोड के साथ आप मेरे को क्लास को ज्वाइन कीजिए। और धन्यवाद।